मेरी भाभी रोज भाई से मालिश करवाती थी। सुबह भाई थका होता और काम पर भी ना जाता। भाई से वजह पूछती तो गूंगा होकर बैठा रहता। एक रात मैंने भाई को नींद की गोली देकर सुला दिया और खुद भाई के कपड़े पहनकर भाभी का मालिश करने लगी। उस रात मेरे होश ही उड़ गए। जब उस रात भाभी ने मेरे साथ, मेरा नाम नंदा है, मैं किचन में खाना बनाकर बैठी थी, तब बाहर से भाई की आवाज़ आई। भाई जानते थे कि जब तक भाई खुद आवाज़ देकर ना पुकारते थे मैं किसी हाल में भी दरवाज़ा ना खोलती। मगर इस बार दरवाज़ा खुलते ही भाई के पीछे एक लड़की खड़ी थी। शक्ल सूरत तो प्यारी थी मगर सांवली सलोनी सी लड़की थी। मैंने अपने भाई से पूछा यह कौन है, तो भाई ने जवाब नहीं दिया। घर के अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे ही वह औरत भी आ गई। मैं भी अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। भाई ने उस लड़की को चारपाई पर बैठने को बोला और वापस मुड़कर दरवाज़ा बंद करते हुए मेरा हाथ पकड़कर उस लड़की के सामने लाते हुए कहने लगे, बेटा आज से यह हमारे इस घर में ही रहेगी। भाभी है तुम्हारी। मुझे भाई की बातों को समझने में कुछ देर लगी। उनकी कही बात सुनकर मैंने उस लड़की को देखा तो यूँ लगा वह मुस्कुरा रही थी। गौर से देखा तो शायद उसकी मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर किचन में चली गई और अपने कामों में वापस से मगन हो गई। भाई शायद अपनी की पर शर्मिंदा थे। मेरे पीछे ही किचन में आने लगे, मगर भाई ने उस लड़की का हाथ थामा और कहा, बच्ची है, समझ जाएगी, तुम उधर बैठो। अचानक से मुझे अपना वजूद बहुत कम और हल्का लगने लगा, जिसकी कोई औकात ही नहीं थी। मेरे भाई ने उससे शादी कर ली। मेरे लिए खुशी की बात थी, मगर काश अपनी इस खुशी में मुझे भी शामिल कर लेता तो मैं क्या कर लेती। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई की शादी देख लेती। अचानक से ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने बेदर्दी से आंसू साफ करे और खाना बनाने लगी। दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। मैं फ्री हो चुकी थी। मैं भी किचन से बाहर नहीं निकली। मुझे वह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह अच्छी होगी मगर मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे वह हमारे घर के लिए अच्छी साबित होने वाली नहीं थी। भाई ने उसे कविता कहकर पुकारा और कमरे में चले गए। मैं रोटियां पका कर टेबल में रख खाना सजा कर कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही भाभी ने कहा, समझदार लगती हो, मगर यह नहीं जानती किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा बजाते हैं, खासकर जब जब वह एक शादीशुदा जोड़ा हो। इस बात में मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया। हालात वैसे ही खराब भी थे तो मैं जल्दी से खाना रख कर बाहर निकल आई। वह में कमरा मेरा और भाई का था। मैं स्टोर रूम वाले कमरे में सो गई, मगर थोड़ी देर में भाई बाहर आ गए और मुझसे कुछ कहने लगे, मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ सोगी आज तुम? मैंने बरामदे की ओर इशारा कर दिया कि रात यहाँ गुजार लूँगी और सुबह को स्टोर रूम अपने रहने के काबिल बना लूँगी। भाई चुपचाप हो गए। मुझे अपने घर में रहते हुए हर काम पर समझौता करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर था कि मैं अभी से अपना दिमाग बना लूं। मैं किचन सेट समेट कर और बिस्तर बरामदे में बिछाकर वहां लेट गई। मैं समझ चुकी थी, मगर फिर भी न जाने बार बार मेरी आंखों से पानी आ रही थी। शायद ऐसा ना होता अगर कविता के लहजे में मेरे लिए ज़रा भी फिक्र होती तो मैं बस सब कुछ हंसकर बर्दाश्त कर लेती, मगर वह मुझ पर मालकिन की तरह हुक्म चला रही थी, मुझे जलील कर रही थी। तभी मेरा दिल इस कदर थका हुआ था, रोती रोती न जाने मैं कब सो गई। रात को देर से सोने की वजह से मेरी आंख भी सुबह देर से खुली। मैं जल्दी से उठी। भाई को काम पर जाना था और उसका नाश्ता नहीं बना था। मैंने फटाफट उठकर भाई के कमरे तक देखा तो वह बंद था। शायद अभी तक वह सो रहे थे। यही सोचकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा और कमरे का दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो भाई सामने थे। भाभी ने मुंह बनाकर कुछ गड़बड़ बड़बड़ आई, मगर भाई ने नाश्ते की ट्रे पकड़कर शुक्रिया अदा किया। भाभी अभी भी बिगड़े मूड के साथ बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, काम पर नहीं जाना? मैं तो भाई से बात कर रही थी। भाभी उछलकर बिस्तर में उठी और बिल्कुल भाई के आगे आकर खड़ी हो गई। मैं तो अचानक से डर ही गई। वह बोली, अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, उनका ध्यान रखने वाली आ गई है। खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ। हमारे मामले में दोबारा से मत बोलना। मैंने भाई की तरफ देखा तो वह भाभी को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अपने भाई की एक नहीं सुनी और मेरे मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया।
मेरे ही हाथ पांव कांपने लगे कि और मैं बेजुबान होकर चारपाई पर जा बैठी। समझने की कोशिश करने लगी मेरे साथ अभी क्या हुआ था। काफ़ी देर बैठी रही मगर ना भाई बाहर निकला और ना ही भाभी। सूरज सर पर आ गया था, सारे घर के काम पड़े थे। बैठकर सोचने से बेहतर यही था कि मैं उठकर काम सारे समेट लूं। और वैसे भी इस घर में मेरी सिर्फ यही हैसियत रह गई थी, इससे ज़्यादा मेरा कोई भी घर में हुक्म नहीं चलता था। किचन में आई तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था। आलू थे, मैंने वही काट लिए क्योंकि अगर भाई को बोलने जाती तो फिर से कुछ उल्टा सुल्टा सुनने को मिलता। तो इस बात से बचने के लिए मुझे यही बेहतर लगा। खाना खाकर मैंने बर्तन और सारे घर का काम समेट दिया, मगर वह दोनों अभी भी कमरे में ही थे। उसी वक्त भाभी भरपूर गुस्से में किचन में आई और मेरे सर पर आ खड़ी हुई। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? मुझे इस तरह से नीचा दिखाना चाहती हो? मतलब क्या है? नई नवेली दुल्हन को ऐसे स्वागत करते हैं? आलू बनाकर भाभी बाहर खड़ी थी, मुझ पर चीख पुकार रही थी। जब भाई जल्दी से बाहर आए और भाभी को चिल्लाता हुआ देखकर मुझे वहाँ से जाने को बोला, मैं दबी कदमों से वहाँ से चली आई। जो काम भी कर रही थी उसका उल्टा ही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाभी चाहती क्या है। खैर, तंग आकर मैंने कबाड़ वाले कमरे की सफाई की और 2-3 घंटा लगातार मेहनत के बाद वो कमरा साफ करने में कामयाब हो गई। बाकी पूरा दिन भाई और भाभी कमरे में ही रहते। शाम को दोनों तैयार होकर बाहर चले गए। भाई ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम देर से आएंगे, कुंडी लगा लेना। मगर भाभी ने तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा था। पिछले एक दिन से मेरी दिल बार बार टूट रहा था। अब समझ आ रहा था लोग क्यों शादी के बाद बदल जाते हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ की मौत बहुत पहले ही हो गई थी, मगर बाबा हमारे साथ थे। उन्होंने हम दोनों को ही स्कूल में दाखिल करवाया था। मैं तो बहुत ही खुशी से स्कूल जाने लगी। भाई अक्सर स्कूल से छुट्टी कर लेता। जब जब बाबा उसे स्कूल न जाने की वजह पूछते तो वह कोई बहाना बना देता और कभी किसी बीमारी का बोल देता। एक रोज़ तंग आकर पापा ने पूछ ही लिया, तुम्हें स्कूल पढ़ना भी चाहते हो या नहीं? उस रोज़ भाई ने मना कर दिया, उसे नहीं पढ़ना और उसे नहीं पढ़ा जाता। बाबा ने भाई को स्कूल से हटवा दिया था। एक दिन पापा भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। वह मुश्किल वक्त में मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया था और वह वक्त भी कट गया। भाई ने मुझे और पढ़ने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाती तो पीछे घर खाली हो जाता और भाई को ही भी परेशानी होती। मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया। मगर आज मुझे लग रहा था मैंने गलत किया। मुझे और पढ़ना चाहिए था। पता नहीं भाभी कितनी पढ़ी लिख कर आई है जो मुझ में ऐसा रौब जमा रही है। भाई ने पापा की दुकान बेच दी थी और शहर के बीच एक छोटी सी दुकान डालकर कोई और काम शुरू कर लिया था। मगर मैं इतना जानती थी कि भाई का काम सही नहीं चल रहा था। उन दिनों भाई बहुत परेशान रहने लगे थे। पहले जिस दिन हाथ से पैसे खर्च किए जाते थे, आज वह सोच सोच कर सब कुछ लाया जाता था। मगर इतनी मुश्किल वक्त था कि भाई ने ऐसे मौके में भी शादी कर ली। क्योंकि मेरे दिल में सवाल उठा, मगर साथ ही जवाब दिया गया कि कहीं भाभी की वजह से तो नहीं कारोबार में नुकसान हुआ है। इस बात में इतना दम था कि मैंने यकीन कर लिया। भाई ने कमाई पर इतनी मुसीबत के बाद भी भाभी से शादी क्यों करी होगी। रात के 9 बज रहे थे, मगर भाई को आज मेरी कोई परवाह ही नहीं। पहली बार इस तरह घर में मैं अकेली रह रही थी। खैर, इंतज़ार करते करते 12 भी बज गए। कहीं 12 बजे जाकर वह वापस लौट रहे थे। भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, मगर मैंने नज़रअंदाज करके उन्हें खाना को पूछा तो भाभी ने मना कर दिया। बोली, बाहर से खा कर आए हैं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी तो मैं अपने कमरे में आ गई, जहाँ अभी भी एक साइड पर कबाड़ था। दूसरे हिस्से में चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा लिया। अगले दिन सुबह भाई पहले से ही उठे हुए थे। वह थके हुए लग रहे थे। भाभी अभी तक सो रही थी। मैंने भाई से पूछा, चाय बना दूँ? तो उन्होंने हाँ कह दिया। मैंने उनके लिए चाय बना दिया और खुद कामों में बिजी हो गई। मुझे लगा था शायद भाई आज काम पर देर से जाएंगे, मगर भाई आराम से बरामदे में बड़ी चारपाई पर लेट कर सो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे लगा शायद भाई की तबीयत खराब हुई है। यही सोचकर खुद को तसल्ली दी।
भाभी उठी तो वहाँ बड़ी खुश लग रही थी। मैंने भाभी को नाश्ता दिया और कोई बात नहीं की, मगर उनका मूड बड़ा ही खुश लग रहा था। मुझे पास बिठा लिया, इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह वही लड़की थी जो 2 दिन पहले मेरी बेइज्जती कर रही थी। मैं पहले तो उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर फिर जवाब दे दिया। मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया, तब जाकर भाई की आंखें खुली। मैंने उसकी तबीयत का पूछा तो वह बोले, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खैर बाकी सारा दिन भी ऐसा ही गुजर गया। शाम होते ही भाभी किचन में मेरे पास आ गई और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो मैंने कहा दिया कि शायद बाहर गए हैं। तो वह चुपचाप चली गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, खाना जल्दी से बनाकर मेरे कमरे में रख दो। और कहा, तुम्हारा भाई आए तो उससे कहना फ़ौरन से मेरे कमरे में आए, मुझे बहुत थकान हो रही है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और भला इसे किसी बात की थकान हो रही है? सारा दिन तो बिस्तर पर लेटी रहती है। शायद भाई को हमदर्दी लेनी होगी। अब बुराई में करनी होगी मेरी कि तुम्हारी बहन सारा दिन आराम से बैठी रहती है और मैंने घर का कामकाज किया। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही थी उनकी उनकी सोच कर खुद को ही बेफिक्र करने में मशहूर थी। खैर खाना बना दिया तो मैंने भाभी को रोज़ के मुताबिक खाना कमरे में रख दिया। वह तो अच्छी भली गाने सुनने में बिजी थी। मुझे अजीब तरह की उलझन महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे मेरे भाई को मुझसे छीन लेगी या फिर मेरा इस घर में रहना हराम कर देगी। मैं अपनी सोच को लगाम डालने में बाहर वापस आ गई और 2-4 बर्तन गिर गंदे पड़े थे उसे धोने लगी। तभी भाई ने दरवाज़ा खटखटाया, साथ ही अपना नाम भी बताया। तो मैंने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरे हथेली पर रखे और कहा, भाभी को मत बताना बेटा, बस ज़िंदगी है, गुजरनी पड़ेगी, तुम सब्र से काम करना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे में चले गए। मैं उन्हें भाभी का पैगाम दे चुकी थी। उसके बाद भाई कमरे में बाहर नहीं निकले। भाभी एक बार किचन में पानी पीने आई थी, मगर भाई को मेरे दोबारा बाहर नहीं आने दिया। वैसे भी मैं समझ चुकी थी कि भाई पर अब सिर्फ भाभी का ही हक है। वह मुझे इस घर में रहने दे रही है, इतना ही बहुत है। सुबह उठी तो भाई पहले से ही जाग रहे थे। वह थके हुए लग रहे थे, आंखें भी भारी दिखाई दे रही थी। मैंने फिर चाय बना दी तो भाई ने शुक्र कहकर सर पर चादर और लेट गया। अब मुझे लगने लगा था कि भाई को काम पर नहीं जाना, मगर उससे पहले पूछती। भाभी ने मुझे वहाँ खड़ा देखा तो मेरी जान बचाते मैं किचन में आ गई। अब भाई काम पर नहीं जाते थे। रोज रात भाभी भाई को कमरे में ले जाती। भाई सर झुकाए भाभी के पीछे चल देते। सुबह के वक्त वह पहले से जाग रहे होते और बहुत थके हुए लगते। लेकिन एक बात अजीब थी, इस बार भाई ने खर्च की कोई बात नहीं की थी, ना ही हाथ खींचा। बड़े दिल से घर का खर्च भी चल रहे थे। 2-3 हफ्ते लगातार यही होता रहा। एक दिन भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने को उनकी तबीयत पूछा और उनका सर दर्द की वजह नींद की गोली चाय में दे दी और अपने कमरे में सुला दिया। जब भाभी ने भाई को बुलाया तो मैं खुद भाई के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई, मगर वहाँ जाकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि भाभी बड़ी जल्दी में लग रही थी। उसने बिस्तर पर एक औरतों वाला कुर्ता निकाल कर रखा हुआ था, साथ ही जेवर और मेकअप भी पड़े हुए थे। वह जल्दी से बोली, आ जाओ, कपड़े पहन लो और यहाँ आओ, तुम्हें तैयार कर दूँ। आज बड़ी बोली लगेगी। जानते हो, एक शादी है जहाँ उन्होंने काफ़ी किन्नर को बुलाया है। तुम्हें भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, यह बाहर का दरवाज़ा बहुत शोर करता है, कल इसमें तेल भी डाल देना। भाभी लगातार बोलती जा रही थी जबकि मैं अपनी जगह गूंगी थी। कोई जवाब ना पाकर भाभी ने पीछे देखा तो वह चुप रह गई, क्योंकि मैं उनकी हर बात सुन चुकी थी। मैं चुपचाप बाहर निकल आई और पूरी रात रोती रही। भाई को कैसी गंदी औरत मिली है। मेरे भाई को जो अच्छे खासे मर्द को किन्नर बनाकर उससे भीख मंगवाती है, शादियों पर नचवाती है। सारी रात रो रो कर मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी। सुबह जब भाई की आंख खुली तो मैंने साफ साफ पूछा, क्या ज़रूरत है?
अपनी अच्छी भारी दुकान छोड़कर किन्नर बनने की तो वह रोने लगा। मेरा भाई ज़िंदगी में पहली बार मेरे सामने रो रहा था। कहने लगा, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था। कविता की माँ अचानक मेरे सामने आ गई और वह मर गई। उसने मुझ पर कत्ल का केस करने की धमकी दी, साथ ही बहुत सारे पैसे भी मांगे। मैं कहाँ से दे सकता था, तो उसने मुझसे शादी कर ली। अब यह रोज़ रात मुझे किन्नर बनाकर पैसे कमाने भेजती है। मैं अपनी इज्जत का जनादा खुद उठाते हुए देखता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ सच छुपाते छुपाते। मैंने भाई को कहा, अगर किसी लड़की की माँ मरे तो ऐसी खुश और बेफिक्र नहीं होती। यह ज़रूर झूठ बोल रही है। भाई के बताने के बावजूद हम उसी जगह गए जहाँ यह सब घटना हुआ था। वहाँ जाकर पता लगा कि वह औरत तो किराए पर काम करती है और जो उसकी बेटी बनी थी पूरे इलाके को लूट चुकी थी। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने आप शायद उसे घर बसाने का ख्याल आया तो भाई के साथ शादी कर ली। हम उस औरत से भी मिले, वह भी अच्छी खासी थी। उसी समय भाई ने कुछ भी कहे सुने बगैर उसे तलाक दे दी। वह हमें धमकियां दे रही थी, मगर भाई ने उसे ज़्यादा बात ही नहीं की थी और हम वह शहर छोड़कर एक नए इलाके में बस गए। आज भाई की 3 बच्चे हैं, मेरी शादी भी हो चुकी है, मगर यह घटना कभी नहीं भूल सकते। उस लड़की के बारे में कहा जाता है, शायद वह पागल हो गई है या क्या हुआ है ऊपर वाला जाने। बुरे कर्मों का तो नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।